अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी से मुलाकात। तेलंगाना में तालीमी शोबे की तरक्की के लिए मरकज से ताउन की अपील। मरकजी शाहराहों की तामीरात पर भी हुई बातचीत। शहर हैदराबाद में पीने के पानी की सरबराही के लिए साबिका केसीआर हुकूमत ने कई इकदाम किए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बयान गलत है, साबिका रियासती वज़ीर हरीश राव का इल्ज़ाम। फार्मूला ई रेस मामले में कोई बदनवानी नहीं हुई, एसीबी हुकाम के साथ ताउन करने तैयार हूँ, साबिका रियासती वज़ीर KTR का दावा। हर ओहदा अहम है, मैं भरपूर तरीके से जिम्मेदारी अदा करने तैयार हूँ, CP राधाकृष्णन का मुल्क के नए नायब सदर जमहूरिया के तौर पर मुंतखब होने के बाद बयान। नायब सदर के इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला पार्लिमानी जमहूरियत के आला तरीन रिवायत को बरकरार रखते हुए किया गया। मुल्क के दस्तूर की हिफाजत हमारी तरजीह, कांग्रेस सदर खड़गे का बयान। और इसराइल की कतर में मुज़ाकिराती वफ़द की क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम, कई रुफ़क़ा शहीद हुए। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास ने जारी किया बयान। हमले के बाद कतर ने भी इसराइल पर ज़ाहिर की बरहमी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। दिल्ली दौरे के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना का वफ़द भी रेवंत रेड्डी के साथ इजलास में मौजूद रहा। हाईवेज़ की तामीरात, आउटर रिंग रोड समेत दीगर मुद्दों पर रेवंत रेड्डी और नितिन गडकरी ने तफसीली तबादला ख्याल किया। हैदराबाद, अमरावती, मछलीपट्टनम शाहराह पर जारी कामों और दीगर अमूर के हवाले से इस मुलाकात के मौके पर तफसीली बातचीत हुई। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और तेलंगाना में तालीमी शोबे की तरक्की के लिए मरकज से ताउन की अपील की। निर्मला सीतारमण को यंग इंडिया स्कूलों और दीगर तालीमदारों के क़याम के हवाले से 30,000 करोड़ रुपये के खर्च से वाकिफ़ करवाया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में BC, SC, ST और अक़लियती तबक़ात की आबादी तकरीबन 90% है। हुकूमत इन तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को सरकारी सतह पर कॉरपोरेट तर्ज की तालीमी सहूलतें फ़राहम करने काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि जूनियर और डिग्री कॉलेज में असली लैब के क़याम और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए 9,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा। चीफ मिनिस्टर ने फ़ंड्स की फराहमी के लिए मरकज़ से ताउन की भी इस मौके पर अपील की और साबिक़ा हुकूमत की जानिब से भारी सूद की शरहों पर कर्ज़े वसूल करने के भी हवाले दिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि BRS पार्टी हैदराबाद शहर में अच्छा पानी नहीं ला सकी। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने इस बयान पर तनकीद की और दावा किया कि साबिक़ा KCR हुकूमत ने 7,000 करोड़ रुपये खर्च करते हुए शहर हैदराबाद की पानी की ज़रूरतों को पूरा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब हमने नागार्जुन सागर से हैदराबाद शहर में पीने के पानी लाने के बंदोबस्त के लिए पंपिंग स्कीम की तो कांग्रेस हुकूमत ने इसे मुतासर करने का काम किया है। BRS ప్రభుత్వం అట హైదరాబాద్కి అసలు నీళ్ళే తెలియదట, 10 ఏళ్లలో ఒక చుక్క తెలియదట, ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టలేదట. BRS రాకముందు హైదరాబాద్లో 2 రోజులకు 3 రోజులకు ఒకసారి నల్లా వస్తుండే. హైదరాబాద్లో నీటి యుద్ధాలు జరుగుతుండే మంచినీళ్ళ కోసం. వాటర్ ట్యాంకర్లు కొనుక్కొని ప్రజలు మీలో కూడా ఎంతోమంది అప్పుల పాలైన వాళ్ళే ఉన్నారు. BRS వచ్చిన తర్వాత 7,000 కోట్ల రూపాయలు హైదరాబాద్ త్రాగునీటి మీద ఖర్చు పెట్టింది. 7,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టింది. మీరు ఎల్లంపల్లి నుంచి హైదరాబాద్ తెచ్చే మంచినీటి పథకం 2008లో ప్రారంభమై 7 ఏళ్లైనా మీరు పూర్తి చేయలే. అందులో రైల్వే క్రాసింగ్స్ పెండింగ్ ఉండే, మిలిటరీ ల్యాండ్ పెండింగ్ ఉండే, ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ పెండింగ్ ఉంటే KCR గారు రైల్వే అధికారులను, మిలిటరీ అధికారులను పిలిపించి ఒప్పించి మెప్పించి 2 సంవత్సరాల్లో దాన్ని పూర్తి చేసి ఎల్లంపల్లి నుంచి హైదరాబాద్కు నీళ్లు తెచ్చిందంటే అది BRS ప్రభుత్వం, KCR ప్రభుత్వం. అటు ఎల్లంపల్లి పూర్తి చేసినాం, ఆ ఎల్లంపల్లి టు హైదరాబాద్ వాటర్ సప్లై స్కీమ్ను కూడా పూర్తి చేసింది BRSఏ. కృష్ణా ఫేజ్ 3 కూడా పెండింగ్లో ఉంటే దాని పనులను కూడా పూర్తి చేసి కృష్ణా ఫేజ్ 3 నీళ్ళని తెచ్చింది కూడా KCR గారు, BRS ప్రభుత్వమే. అట్లా కాకుండా మాకు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో 1,600 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 56 రిజర్వాయర్లు, 2,600 కిలోమీటర్ల పైప్ లైన్లు వేసినాం. ORR లోపల ఫేజ్ 2, ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 1లో 750 కోట్లు, ఫేజ్ 2లో 1,370 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ORR లోపల ఉండే అన్ని గ్రామాలకు, మున్సిపాలిటీలకు కూడా 2,000 కోట్లకు పైగా ఖర్చు పెట్టి అక్కడ కూడా మరి OHSRలు అదేవిధంగా పైప్ లైన్లు వేసి నీళ్ళు ఇచ్చినాం. మీ సుంకిశాల కూడా హైదరాబాదుకు నాగార్జున సాగర్ డెడ్ స్టోరేజ్ నుంచి కూడా నీళ్లు తీసుకోవాలి, 60 TMCల నీళ్లు తీసుకునే విధంగా
భవిష్యత్తు 100 ఏళ్లకు సరిపోయేటువంటి ఆలోచనతో 60 టీఎంసీల నీళ్లు తీసుకునే విధంగా సుంకిశాలను ప్రారంభిస్తే దాన్ని మీరు కుప్పగూలగొట్టిరు. మీరు ఇవాళ దాన్ని ఆ ప్రాజెక్టును డిఫంక్ చేసి కూర్చున్నారు, దాన్ని పూర్తి చేస్తలేరు, పెండింగ్లో పెట్టిండ్రు. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే దాదాపు 7,000 కోట్ల రూపాయలు ఒక హైదరాబాద్ త్రాగునీటి అవసరాలు తీర్చడానికి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. హైదరాబాద్ ప్రజలకు తాగునీటి కష్టాలు లేకుండా చేసింది కూడా ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే. तेलंगाना के वजीर वी वेंकट स्वामी ने कहा कि बिहार सड़कों की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तारीफ अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि पानी नहीं सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए बिहार से अवाम को गुमराह करने और कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ है। आइए देखते हैं इनका ये बयान। Any irrigation projects or anything, he is only trying to make it a social media game to say that Mallana Kaleshwaram is a successful project. When there is no water in Kaleshwaram, how can water go to Mallana Sagar? Water to Mallana Sagar is going from Yellampalli or SRSP flood flow. It is not going from Kaleshwaram at all. So he doesn't know that basic knowledge also. So KTR is trying to make it a political issue. It is not a fact. Fact is water to Mallana Sagar is going from Yellampalli. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन से कबल कहा था कि जैसे ही तेलंगाना में कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी वो कालेश्वरम घोटाले में मुलविस अफराद को जेल में डालेंगे और अब सीबीआई जांच का हुक्म दिया गया है। बीजेपी एमएलए पालशंकर ने इस सिलसिले में बयान देते हुए कहा कि जो भी खाती हो उसको सजा मिलना चाहिए। बीजेपी लीडर कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले की सीबीआई जांच का हुक्म देने पर अपना रद्द अमल जाहिर कर रहे थे। कालेश्वरम के ऊपर लगभग 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, ये ऐसा कांग्रेस पार्टी वालों ने कहा है। तेलंगाना में सरकार में आने से पहले आज के यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्काजगिरी के पार्लियामेंट के एमपी थे, जब उन्होंने बताए जैसा कांग्रेस सरकार तेलंगाना में बनते साथ ही 90 दिन के अंदर कालेश्वरम का घोटाला का पूरा जो घोटाला किए हैं उनको अंदर डालेंगे और हजारों करोड़ रुपए जो हवाले के द्वारा बाहर पैसा गया है वो भी लाएंगे। 90 दिन तो चला गया मगर आज 22 महीने हुआ। गोश्त कमीशन डालने के बाद दुनिया भर डिले हुआ है और इतने दिन के बाद परसों असेंबली में लगा के जियो सीबीआई को देने के लिए रेजोल्यूशन पास करके जियो दिए। वो जियो में सिर्फ 3 पूछे हैं, मेडीगड्डा, सुंदिल्ला, अन्नावरम 3 वो बराज के बारे में इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने जांच के लिए सीबीआई को मांगा है। अरे भाई उतना छोटा सा अगर उसमें आप मांगेंगे तो 3 बराज के इंक्वायरी अगर जांच मांगेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कहां से निकलेगा? इसका मतलब यह है कांग्रेस टीआरएस मिलकर ये काम चला रही है। टीआरएस वालों को बचाने के लिए कांग्रेस ने सिर्फ 3 ही आइटम उसमें टीओआर में मेंशन किए हैं। तो इसलिए हमारे तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं, सरकार को 15 दिन का मौका दे रहे, टाइम दे रही है। 15 दिन के अंदर वो जियो में बिल्कुल मॉडिफिकेशन होना चाहिए, जियो में सुधार होना चाहिए उसमें, और सब टीओआर में और 15 से 16 इशूज जो हमने अभी तक बताए उसमें मेंशन करना चाहिए। नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो टीओआर में इशूज मेंशन कराएंगे। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि फार्मूला ई रेसिंग मामले में तेलंगाना ICB की चार्जशीट दाखिल की गई और ये मैंने पहले भी कहा और इसे दोबारा कहूँगा कि फार्मूला ई केस में कोई बदउनवानियाँ या घपला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वो ACB हुकाम के साथ जांच के दौरान मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। Well, I have said this before, I'll say it again. There's no iota of any corruption at all in the Formula E case. In fact, what I have done was bring a very prestigious race to India for the first time, signed up for 4 years. Unfortunately, the second year the promoter bailed, he had left. So to rescue the race and to ensure that the race happens in Hyderabad in the interest of the city of Hyderabad and the state of Telangana, to make my city and my state the mobility capital, sustainable mobility capital and epicenter for mobility investments in Telangana, I had as a government taken a policy decision and made a payment. The payment that was made is very much with Formula E organizers on the other side. So where is the question of corruption and where is Anti-Corruption Bureau at all? Whatever the government wants to do, I will cooperate fully with the investigation. I have gone to the extent of saying I'll take a lie detector test in front of a live camera. The Chief Minister of Telangana is also facing an ACB case. He was caught with a bag of cash. So let him also come forward. Together we can take a live lie detector test. फिर देखते हैं दूध का दूध, पानी का पानी, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, लोगों के सामने सच्चाई आगे आएगी।
तेलंगाना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी एक इख्तराई एप्लीकेशन तैयार की गई जो कि खुदकुशी के रुझान को रोकने और नफ्सियाती मसाइल से निपटने में मदद फराहम करती है। यह नया टूल नफ्सियाती इलाज को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर मशवरा देने की सलाहियत कहाँ मिले, जिसका मकसद परेशान हाल अफराद में भरोसा पैदा करना है। ऐप का मकसद बेहतर ज़हनी सेहत के लिए एक अच्छी पहल है। एक तकरीर में रियासती वज़ीर डी सैयद बाबू ने इसे लॉन्च किया और मीडिया से बातचीत करते हुए इसे अच्छा कदम करार दिया है। A senior journalist from our Telangana has come up with a very innovative technological AI bot, which helps people who are in distress to come out of the suicidal tendencies. By name Hope AI bot, and this is very, very novel, very useful, and very productive. And hope this bot can create some sort of a confidence in the distressed individuals and create some hope among themselves to take a new path and to become successful in the near future. Very innovative, where psychiatry is combined with the technology, and this app can literally, as far as he claims, it can literally save many lives who needs some sort of a counseling from physical counselors, psychiatrists. But even when we don't find this sort of a system available right now at their doorstep, these sort of apps can be helpful for them. सड़क हादसा में कमी और ड्राइवरों में शोर पैदा करने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत ने नया प्रोग्राम शुरू किया। हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक तेलंगाना में रोज़ाना औसतन 20 अफराद सड़क हादसा में हलाक हो रहे हैं, जिसमें तकरीबन 80% हादसे इंसानी गलती की वजह से आते हैं। इन वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने एक आगाही मकतूब तैयार किया, जिसमें शहरियों को मोहतात रहने और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने का मशवरा दिया गया। ये ख़त उन तमाम अफराद को डाक के ज़रिए भेजा जा रहा है जिन्हें हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया गया। तमाम अज़ला के ट्रांसपोर्ट दफातर इस मुहिम में शिरकत कर रहे हैं। सड़क के कवानीन की पाबंदी करें और हादसात को रोकें, ये नारा दिया गया है और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के नाम से ही इसे शाये किया गया। तामीर मिल्लत हैदराबाद की जानिब से 14 और 15 सितंबर को बेतरतीब जलसे यौम रहमतुल्लिल आलमीन और जलसे यौम सहाबा शहर हैदराबाद में मुनक़िद किया जाएगा। इस सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये इज्तिमा, इसके ताल्लुक़ से वहाँ सिद्दीकी साहब ने और सिद्दीकी साहब और दूसरे रफ़क़ा ने मुखातिब किया, और सब जानते हैं कि ये 75वां जलसा है और बड़ी तुज़ुक व एहतिशाम के साथ मनाया जाता है। आपकी इत्तला के लिए हैदराबाद दक्कन में ये जलसा जो है खुली खुतूब शाह के ज़माने से मंजूम किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो उसके अलावा आपके बहमनी ख़ानदान से ये लेगेसी चलते हुए आके जो है बाद में सैयद खलील हुसैन साहब के नसीब में आई कि वो इसके बानी बने, और उनकी लीडरशिप की वजह से आज माशाल्लाह इतने साल होने के बावजूद भी हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम तमाम जो सरशार हैं, और इस बात का ख्याल रखें कि जो है ये हैदराबाद में बहुत ज़्यादा इस बात की पब्लिसिटी दी गई है, और हक़ बजानी भी है कि 1930 में जो है पहला जलसा सीरत नबी हुआ, और ये अज़ा खाना ज़हरा के पास जो है मुनक़िद हुआ था। इसका तारीख़ी पस मंज़र ये है, और इसके साथ साथ हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को खलील हुसैन साहब ने जिस तरह से इशाअत के लिए बड़ी कोशिशें की, और उस इशाअत में ये भी पेश नज़र रहे कि हम अक़ीदत के साथ मनाएं ज़रूर, लेकिन उसके साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है उसके लिए जानी माली कुर्बानी देने के लिए हमको हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा कि ज़्यादा तफसील से बात करूँ, लेकिन आप लोग इंशाअल्लाह जलसे में बवक्त शरीक होकर उसकी अहमियत को बढ़ाएं, और इंशाअल्लाह ताला तड़पने भड़कने की तौफीक दे।
दिले मुर्तज़ा सोज़े से दीख दे, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन मुल्क के नायब सदर जमहूरिया के तौर पर मुंतखब हो गए। राधाकृष्णन ने नायब सदर जमहूरिया के अहदे के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस में हुई वोटिंग में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार और साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से शिकस्त दी। मीडिया से बातचीत में राधाकृष्णन ने कहा कि हर ओहदा अहम होता है और वो अपनी जिम्मेदारी बेहतर अंदाज में अंजाम देंगे। Post is important, but every post has its own limitations. We have to understand that and we have to work within that framework. Thank you. See, it is the other side camp said it is a ideological fight. But from the voting pattern we understand the nationalistic ideology is overwhelmingly victorious. कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नायब सदर के इलेक्शन में हिस्सा लेने का इंडिया इत्तेहाद का फैसला पार्लिमानी जमहूरियत की रवायत को बरकरार रखते हुए किया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हर पार्टी के साथ मसावत और मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ काम होगा। दस्तूर बचाने और जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। किस तरह से लड़े, चुनाव भी नजदीक आ रहा है, नगर पालिका और 2027 में गुजरात का। देखो, लोकतंत्र में ये कॉमन है लड़ना, इलेक्शन फाइट करना। हमारा मेन जो मुद्दा है, टारगेट है संविधान को बचाना, लोकतंत्र की रक्षा करना। जिस धरती पे महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जन्म लेकर यहाँ हमको आज़ादी दिलाई देश के लिए, ये दो व्यक्ति हमारे लिए बहुत पूजनीय है और उनके वजह से देश एक भी है और आज़ादी भी मिली। और एक दो व्यक्ति भी ऐसे हैं जो देश में संविधान को सुरक्षित नहीं रहना चाहते और लोकतंत्र को भी बचाना नहीं चाहते और संविधान को भी बचाना नहीं चाहते। जो दो लोगों ने उन्होंने जो की उसको डिस्ट्रॉय करने वाले और एक दो लोग यहीं पर हैं। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में नहीं, ये तो देखो, हमारे को मेजोरिटी नहीं थी, जितनी थे हमारे को मिले। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि आज का असली नारा वोट चोर गद्दी छोड़ का है। उत्तर प्रदेश दौरे के मौके पर रायबरेली में राहुल ने मीडिया से मुख्तसर बातचीत की। Yeah. See, the main nara these days is vote chor, gaddi chor. And that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. हमास ने कहा है कि काबिज बुज़दिल इसराइल की जानिब से कतर में मुज़ाकिराती वफ़द की क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम हुई, लेकिन चंद अफराद इसमें शहीद हुए हैं। हमास ने बयान में कहा कि दोहा में मुज़ाकिराती वफ़द पर हमला एक सफ़ाकाना जुर्म और बैनुल अक़वामी क़ानून की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि इसराइल की जारियत क़तर की खुद मुख्तारी पर हमला है जो मिस्र के साथ मिलकर मुज़ाकिरात में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये हमला ज़ाहिर करता है कि ज़ालिम इसराइल मुआहदा नहीं करना चाहता बल्कि हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए है। और इस दौरान कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने भी कहा कि गज़ा पर काबिज़ इसराइल के हालिया हमले के दौरान किसी मुआहदे पर बातचीत नहीं हो रही थी। कतरी हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क़तर पर काबिज़ इसराइल का गद्दाराना हमला हुआ और उनका मुल्क अपनी खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इस हमले का जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका ने हमले के 10 मिनट के बाद क़तर को इत्तला दी। उन्होंने कहा कि काबिज़ इसराइल ने इस हमले में ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जो रडार में ज़ाहिर नहीं हुए और ये वाक़या दरअसल दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती को तबाह करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि नेतन्याहू रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है और काबिज़ इसराइल का कतर पर हमला न सिर्फ गद्दारी बल्कि दरिंदगी का भी एक बड़ा सबूत है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतर में हमास के वक़्त पर इसराइली हमले की तस्दीक की और दावा किया कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के कसूरवारों को इन हमलों में निशाना बनाया गया है। आइए देखते हैं नेतन्याहू का ये बयान। At noon today, I convened the heads of Israel's security organizations and authorized a surgical precision strike on the terrorist chiefs of Hamas.
These are the same terrorist chiefs who planned, launched, and celebrated the horrific massacres of October 7th. They perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. Now, they were meeting in the same place, exactly the same place, where they celebrated this savagery almost 2 years ago. At the beginning of the war, I promised that Israel would reach those who perpetrated this horror. And today, Israel and I have kept that promise. और उधर दूसरी जानिब अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि ख़तर पर हमले का फैसला उनका नहीं बल्कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का था। ट्रंप ने कहा कि ख़तर पर एक तरफ़ा बमबारी इसराइल या अमेरिका के मकसद को आगे नहीं बढ़ाएगी। ख़तर पर हमले का फैसला नेतन्याहू ने लिया था। ट्रंप के मुताबिक ख़तर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमेरिका का इत्तेहादी है। ख़तर हमारे साथ मिलकर अमन कायम करने की कोशिश में है, जबकि हमास ने गज़ा के अवाम की बदहाली का फ़ायदा उठाया है। और इस दौरान फ़लस्तीन की तायीद में ट्रंप के डिनर के दौरान एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए गए। स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। Time to go. He's terrorizing communities all over the world, from Puerto Rico to the Philippines, to Venezuela. He is terrorizing communities. He is not welcome to D.C. He's not welcome to Palestine. Palestine is not for sale. Free D.C. Free Palestine. Trump is the Hitler of our time. Shame on you all! Shame on you! Free D.C. Shame on you all! He's not the Hitler of our time. Free D.C. Free Palestine. Trump is the Hitler of our time. So we're outside the restaurant where Trump, Vance, Hegseth, Rubio, all of them still are, and you can see all of the security that's here, and yet we were able to get in and call it what it was, that they are not welcomed in DC, that they have the blood of all the Palestinian people on their hand who they committed a genocide to, and for them to stop terrorizing communities in DC. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी से मुलाकात। तेलंगाना में तालीमी शोबे की तरक्की के लिए मरकज़ से ताउन की अपील। मरकजी शाहराहों की तामीरात पर भी हुई बातचीत। शहर हैदराबाद में पीने के पानी की सरबराही के लिए साबिक़ा केसीआर हुकूमत ने कई इक़दाम किए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बयान गलत है, साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव का इल्ज़ाम। फार्मूला ई रेस मामले में कोई बदनवानी नहीं हुई, एसीबी हुकाम के साथ ताउन करने तैयार हूँ, साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR का दावा। हर ओहदा अहम है, मैं भरपूर तरीके से जिम्मेदारी अदा करने तैयार हूँ, CP राधाकृष्णन का मुल्क के नए नायब सदर जमहूरिया के तौर पर मुंतखब होने के बाद बयान। नायब सदर के इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला पार्लिमानी जमहूरियत के आला तरीन रिवाज को बरकरार रखते हुए किया गया। मुल्क के दस्तूर की हिफाजत हमारी तरजीह, कांग्रेस सदर खड़गे का बयान। और इसराइल की ख़तर में मुज़ाकिराती वफ़द की क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम, कई रुफ़क़ा शहीद हुए। इस्लामी तहरीक मज़ाहिम हमास ने जारी किया बयान। हमले के बाद क़तर ने भी इसराइल पर ज़ाहिर की बरहमी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।